छत्तीसगढ़ में होने वाले हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीएससी प्री हो, मेंस हो या व्यापम की कोई भी परीक्षाएं हो। मेंस में यहाँ से छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो लिखने के लिए पूछे जाते हैं। आपका जो प्री का पेपर होगा या व्यापम के कोई भी जो आपके पेपर होते हैं, वहाँ पे यहाँ से डीप क्वेश्चन जो है वो आपके हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो इस विद्रोह को आपको इमेजिन करते हुए पढ़ना है, एक एक पहलुओं को आपको समझना है कि ये विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, विद्रोह से पहले की परिस्थिति को आपको देखना है, विद्रोह को डिटेल में पढ़ना है, विद्रोह के बाद की परिस्थिति को भी आपको समझना है, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न बनता है तो वो आपसे ना छूटे। एक पूरी की पूरी समझ जो है वो आपको सोना खान से लेकर के चलनी है। देखिए, नॉर्मल रूप में आप सभी को ये पता होगा कि जो सोना खान का विद्रोह हुआ था, इसमें नेता थे कौन? वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह के बारे में यहाँ पे कुछ बातें मैं शुरू में आपको परिचय के रूप में बता देता हूँ कि वीर नारायण सिंह का जो बलिदान दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर 1857 को, क्योंकि 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा आपका रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। उनको यह सज़ा दी गई थी अकाल पीड़ित किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए। तो किसानों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ये एक प्रश्न ऐसा है जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तथा वीर नारायण सिंह की स्मृति में जो है भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इस डाक टिकट में आप देख सकते हैं उसी घटना को चित्रित किया गया है कि वीर नारायण सिंह को तोप से जो है आपका जिंदा जो है वो आपका उड़ा दिया जाता है। तो वीर नारायण सिंह का जो आपका बलिदान है, जिसको सोना खान के विद्रोह के रूप में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सोना खान क्षेत्र है कहाँ। तो सोना खान जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का जो है वो आपका हिस्सा है। बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत सोना खान आता है। खनिज क्षेत्र के रूप में भी जो है आपका जाना जाता है। और ब्रिटिश काल में सोना खान जो है एक जमींदारी थी, लेकिन यह जमींदारी बाकी जमींदारियों से बहुत जो है वो आपका भिन्न थी। क्या भिन्नता थी? यहीं से हम इस विद्रोह को पढ़ना जो है आपका चालू करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है बेटा कि सोना खान एक कर मुक्त जमींदारी थी, टैक्स फ्री जो है वो आपका जमींदारी था। अर्थात सोना खान के जो जमींदार होते थे, इन जमींदारों को अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अब इस जमींदारी के बारे में जब मैं आपको कलचुरी शासकों के बारे में पढ़ा रहा था, उस समय भी इसके बारे में मैं आपको बताया था। याद कीजिए, कलचुरी शासक बहारेंद्र साय। आपको याद होगा कि बहारेंद्र साय के अध्यापन के दौरान मैंने आपको बताया था कि बहारेंद्र साय ने सैन्य सेवा के बदले में बिसई सिंह ठाकुर को सोना खान एक कर मुक्त जमींदारी के रूप में पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। अब ये बिसई सिंह ठाकुर कौन है? तो ये बिसई सिंह ठाकुर हमारे वीर नारायण सिंह के ही क्या हैं? आपके पूर्वज हैं। देखिए, वीर नारायण सिंह कौन थे? तो वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। और किस जनजाति के थे? तो ये बिंझवार जनजाति के थे। आज भी सोना खान क्षेत्र बिंझवार जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे बिंझवार जनजाति सघनता से जो है वो पाई जाती है। तो बिंझवार जनजाति के जमींदार थे वीर नारायण सिंह, और इनकी जो जमींदारी थी वो जमींदारी थी सोना खान जमींदारी, जो कि एक कैसी जमींदारी थी? कर मुक्त जमींदारी थी। अर्थात अंग्रेजों को कर जो है यहाँ से नहीं देना पड़ता था जमींदारों को। ठीक है, लेकिन ये कर मुक्त जमींदारी वीर नारायण सिंह को नहीं मिली थी। ये जमींदारी उनके पूर्वज बिसई सिंह ठाकुर को प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? कलचुरी शासक बहारेंद्र साय के द्वारा। किस चीज के बदले में? सैन्य सेवा के बदले में। सैन्य सेवा के बदले में ये सोना खान जमींदारी को एक सैनिक जमींदारी के अंतर्गत रखा गया। सैनिक जमींदारी ऐसी जमींदारी होती थी जहाँ से कर जो है वो आपका पटाना नहीं पड़ता था। वहाँ से जो भी आय होता था, जमींदार जो है वो अपने क्षेत्र में ही उसको क्या करते थे? खर्च करते थे।
हालांकि थोड़ा बहुत राजस्व जो है आपका प्राप्त होता था, लेकिन कोई विशेष टैक्स जो है यहाँ से नहीं प्राप्त होता था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इतिहास में ये जाना है कि वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। उनकी जमींदारी कर मुक्त जमींदारी थी। ये बिंजवार जनजाति के आपके जमींदार थे और इनको ये कर मुक्त जमींदारी इनके पूर्वज आपका बिसई सिंह ठाकुर के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिनको बहारेंद्र साय ने ये जमींदारी कर मुक्त जमींदारी के रूप में प्रदान की थी सैन्य सेवा के बदले में। बिसई सिंह ठाकुर वीर नारायण सिंह के आपके पिता नहीं हैं। इनमें दो और जमींदारों का गैप है। बिसई सिंह ठाकुर के पुत्र होते हैं राम राजे ठाकुर। राम राजे ठाकुर के पुत्र होते हैं राम राय और राम राय के पुत्र होते हैं वीर नारायण सिंह। हालांकि ये क्रम आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। रिटर्न में इन बातों को आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो बिसई सिंह ठाकुर के बेटे कौन होते हैं? राम राजे। राम राजे के बाद बेटे होते हैं राम राय। राम राय के बाद होते हैं वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह का जो आपका विद्रोह है ये बहुत फेमस है। प्रश्न भी यहीं से बनता है। सोना खान का विद्रोह जब भी नाम आता है तो नाम आता है वीर नारायण सिंह का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीर नारायण सिंह के द्वारा ही सबसे पहले सोना खान में विद्रोह किया गया था। इस बात को आपको सबसे पहले समझना है। वीर नारायण सिंह के जो पिता थे राम राय, इनके द्वारा भी पूर्व में विद्रोह जो है वो आपका किया जा चुका है, लेकिन ये विद्रोह उतना आपका फेमस नहीं हुआ था। इस विद्रोह का जल्दी ही दमन कर लिया गया था। ठीक है, फेमस वीर नारायण सिंह इसलिए होते हैं क्योंकि ये संघर्ष करते हैं, लंबा संघर्ष करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान ये विद्रोह होता है और अंतिम में ये शहीद भी होते हैं। तो हम वीर नारायण सिंह के विद्रोह के बारे में डिटेल्स तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उनके पूर्व उनके पिता राम राय ने जो विद्रोह किया था इसके बारे में भी कुछ बातें जो हैं वो आपका जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं कि पहले भी हुआ था किसका विद्रोह? राम राय का विद्रोह। अब आप जान चुके होंगे राम राय कौन है, वीर नारायण सिंह के कौन है आपके पिता हैं। क्रम आपको याद रखना है, बिसई सिंह ठाकुर, फिर राम राजे, उसके बाद राम राय, उसके बाद कौन? आपके वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो देखिए राम राय का विद्रोह हुआ था 1818 में, बहुत पहले। ठीक है, तो 1818 में राम राय जो हैं ये इसलिए विद्रोह करते हैं क्योंकि राम राय के काल में जो आपके अंग्रेज हैं वो सोना खान में दखल देना जो है वो आपका चालू कर देते हैं। सोना खान में जो है वो प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो करने का प्रयास करते हैं। तो राम राय जो है सोना खान क्षेत्र पे प्रशासनिक नियंत्रण होता हुआ देखकर जो है अंग्रेजों के प्रति क्या कर देते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो ये 1818 के आसपास की घटना है जिसमें राम राय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है आपका विद्रोह किया। उस दौरान जो है कैप्टन मैक्सन, अंग्रेज कैप्टन थे कौन? आपके मैक्सन। कैप्टन मैक्सन के द्वारा जल्द ही इस विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन कर लिया गया। और जो विद्रोही राम राय थे इनको क्या बना लिया गया? आपका बंदी बना लिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ समय बाद ही राम राय को जो है वो आपका छोड़ दिया और उनको उनके सोना खान की जमींदारी भी क्या कर दी? वापस कर दी। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनने की संभावना नहीं है, लेकिन मेंस में इस चीज़ को पूछ सकता है और व्यापम में भी इस प्रकार की चीज़ें जो है वो खोद खोद कर पूछी जाती हैं। तो याद रखेंगे हम 1857 में सोना खान का विद्रोह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं जो कि वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ, लेकिन एक विद्रोह 1818 में भी हो चुका है। इस चीज़ को याद रखना, 1818 भी सोना खान का विद्रोह है, लेकिन ये किया गया था किसके द्वारा? राम राय के द्वारा। याद रखिएगा, 1818 में वीर नारायण सिंह के पिता राम राय ने सोना खान क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण होता हुआ देखकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। कैप्टन मैक्सन के द्वारा इस विद्रोह का जो है वो आपका दमन किया गया था और राम राय को क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। लेकिन जल्द ही राम राय जो है उनको मुक्त कर दिया जाता है और उनको सोना खान की जो उनकी जागीर रहती है ये भी उनको क्या कर दी जाती है? वापस कर दी जाती है। क्लियर है? अब हम मूल जो आपका विद्रोह है जो ज़्यादा चर्चित रहा उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है 1857 का सोना खान का आपका विद्रोह। राम राय के बेटे होते हैं कौन? वीर नारायण सिंह। तो राम राय के बाद उनके पुत्र वीर नारायण सिंह
35 वर्ष की आयु में सोना खान के अगले क्या बनते हैं? जमींदार बनते हैं। वीर नारायण सिंह अपने क्षेत्र में, अपनी जनता में जनहितकारी कार्यों के कारण जो है काफ़ी फेमस रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है सोना खान में, एक घटना घटती है 1856 में। 1856 में सोना खान में भीषण जो है वो आपका अकाल पड़ता है, ठीक है। अगर हम देखें वीर नारायण सिंह ने कब जो है जमींदारी संभाली, तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो वीर नारायण सिंह ने 35 वर्ष की आयु में 1830 में जमींदारी संभाली थी। अर्थात ये 1830 में राम राय के बाद सोना खान के क्या बने हैं? जमींदार। मूल घटना आपको याद रखना है बेटा 1856 का। 1856 में सूखा पड़ने के कारण, वर्षा न होने के कारण सोना खान क्षेत्र में भीषण जो है आपका अकाल पड़ता है। यह अकाल जो है आपका इतना भीषण रहता है कि लोगों के पास फसल उगाने के लिए तो दूर, खाने के लिए भी, भोजन के लिए भी जो है वो आपका अनाज नहीं होता। तो इस दयनीय स्थिति को देखकर वीर नारायण सिंह जो है एक निर्णय लेते हैं। वो निर्णय ये रहता है कि उस समय जो वर्तमान बलौदा बाजार क्षेत्र है, इसी बलौदा बाजार क्षेत्र में कसडोल नामक आपने जगह जो है आपका सुना होगा। इसी कसडोल के व्यापारी रहते हैं माखन सेठ। माखन सेठ के गोदाम में पर्याप्त अनाज रहता है। वीर नारायण सिंह अपनी जनता की दयनीय स्थिति को देखते हुए माखन सेठ का गोदाम जो है लूटते हैं, और गोदाम लूटने के बाद जो अनाज है वो अपनी भूखी जनता में जो है वो आपका बांट देते हैं। इस कृत्य के कारण जो है वीर नारायण सिंह के विरुद्ध डकैती का आरोप लगता है, और उनके विरुद्ध अंग्रेज जो हैं वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर देते हैं। ये कहानी का एक पहलू है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। 1856 में सोना खान में अकाल पड़ने के कारण वीर नारायण सिंह कसडोल के व्यापारी माखन सेठ के गोदाम से अनाज लूट करके जनता में बांट देते हैं, डकैती करते हैं, जिसके विरोध में जो अंग्रेज हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष जो है वो सामने आता है। ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये ब्रिटिश शासन के रिपोर्ट के आधार पे है। वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में जो वीर नारायण सिंह हैं, ये वीर नारायण सिंह जाते हैं किसके पास? माखन सेठ के पास, जो कसडोल के व्यापारी रहते हैं माखन सेठ इनके पास, और इनसे अनाज उधारी मांगते हैं, ठीक है, कि जब आगे फसल होगी तो आपको आपका अनाज जो है वापस कर दिया जाएगा। और वीर नारायण सिंह माखन सेठ से उतना ही अनाज उधार लेते हैं जितनी उनको क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन यह बात जब अंग्रेजों को पता चलती है कि माखन सिंह ने इस प्रकार अपनी भूखी जनता में अनाज बांटा है, वैसे ही अंग्रेज वीर नारायण सिंह की बढ़ती हुई लोकप्रियता से उनको जो है आपका जलन होती थी। एक तो सोना खान क्षेत्र से कर भी नहीं मिलता था, तो अंग्रेज एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार वीर नारायण सिंह के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके, और इनको मौका मिल जाता है वर्तमान स्थिति में जब वो अनाज बांटते हैं भूखी जनता में। इस उधार लिए गए अनाज को जनता में बांटना, इसको डकैती करार देती है कौन? आपका ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन या अंग्रेज माखन सेठ के ऊपर दबाव डालती है कि आप किसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाएं, किसके विरुद्ध एफआईआर करवाएं? वीर नारायण सिंह के विरुद्ध एफआईआर करवाएं। और माखन सेठ के एफआईआर के आधार पर ही अंग्रेजों द्वारा वीर नारायण सिंह के ऊपर जो है आपका गोदाम लूटने का, डाका डालने का जो है आपका आरोप लगता है, और अंग्रेजों द्वारा उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या जारी कर दिया जाता है? आपका वारंट जो है जारी कर दिया जाता है। इस बात की भनक जब वीर नारायण सिंह को पड़ती है तो वो सोना खान क्षेत्र से जो है आपका भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, और वर्तमान संबलपुर अर्थात उड़ीसा क्षेत्र तरफ जो है वो जाकर के छिपे रहते हैं, ठीक है। अब इनको पकड़ने के लिए उस समय तत्कालीन जो आपके ब्रिटिश कमिश्नर रहते हैं चार्ल्स इलियट, इनके द्वारा जो है आपका सैनिक टुकड़ी जो है वो सोना खान भेजी जाती है। सोना खान में ये सैनिक टुकड़ी जो है वो आपका पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे उनको वीर नारायण सिंह जो है वो आपका नहीं मिलते। काफ़ी खोजबीन के बाद वीर नारायण सिंह कहाँ मिलते हैं? संबलपुर में। और बहुत कठिनाइयों के बाद
24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को संबलपुर से क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे मैं 3-4 तिथियाँ आपको बताऊंगा, वो तिथि आप विशेष रूप से याद रखिएगा। एक तिथि ये हो गया कि वीर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से क्या किया गया, आपका गिरफ्तार किया गया। किस आरोप में? डकैती के आरोप में। कहाँ? कसडोल के व्यापारी माखन सेठ के यहाँ। अब इनको संबलपुर से 24 अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है कहाँ? रायपुर जेल में। तो रायपुर जेल भेज दिया जाता है किसको? वीर नारायण सिंह को। ठीक है। अब देखिए, वीर नारायण सिंह बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग 10 महीने के आसपास जो है वो रायपुर जेल में काटते हैं। इसी दौरान भारत में एक महान क्रांति का उद्भव होता है, 1857 की क्रांति। और जो 1857 की क्रांति पढ़े हैं उनको पता है कि यह क्रांति विशेषतः एक सैनिक विद्रोह था, जहाँ पे जो भारतीय सैनिक रहते हैं वो अंग्रेजी सेना के विरोध में ये विद्रोह करते हैं। चाहे वो जेल में तैनात सेना हो, चाहे बटालियन में तैनात सेना हो, सभी भारतीय सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है? विद्रोह किया जाता है। अब इसी विद्रोह का फायदा उठाएंगे कौन? आपके वीर नारायण सिंह, क्योंकि रायपुर जेल में भी इस विद्रोह का प्रभाव जो है आपका दिखाई देता है। और रायपुर जेल में तैनात जो भारतीय सैनिक रहते हैं, इनके मदद से वीर नारायण सिंह जेल से भागने की योजना बनाते हैं। रायपुर जेल में इनके द्वारा सुरंग बनाया जाता है और रायपुर जेल में सुरंग बना करके 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से भाग जाते हैं, रायपुर जेल से फरार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ तिथियों को आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि वीर नारायण सिंह पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे? तो ये गिरफ्तार हुए थे 24 अक्टूबर 1856 को। कहाँ से? संबलपुर से। रायपुर जेल में कैद रहते हैं। रायपुर जेल में ये याद रखेंगे 10 माह 4 दिन जो है वो आपका कैद रहते हैं। और इसी दौरान 1857 की क्रांति का फ़ायदा उठाते हुए वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से सुरंग बना करके 27 अगस्त 1857 को भाग जाते हैं। जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह अपने क्षेत्र में आते हैं, अर्थात सोना खान क्षेत्र में आते हैं। इस सोना खान क्षेत्र में ये अपनी एक सेना संगठित करते हैं। लगभग 500 लोगों की ये हथियार बंद सेना जो है वो आपका बनाते हैं और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह की शुरुआत यहाँ से होती है ना। जेल से भागने के बाद अपने क्षेत्र में वो सेना संगठित करते हैं, उसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये भी क्या कर देते हैं? आपका विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपके वीर नारायण सिंह हैं, अपने सोना खान क्षेत्र में ये चारों तरफ नाकेबंदी कर देते हैं, चारों तरफ अपनी सेना जो है वो आपका तैनात कर देते हैं। तो अब वीर नारायण सिंह जो है वो दोहरे अपराधी हो गए हैं। एक तो उनके ऊपर डकैती का पहला ही आरोप जो है लगा हुआ था, दूसरा अब उनके ऊपर जेल तोड़ने का भी आरोप लगा है। तो उस समय जो हमारे चार्ल्स इलियट रहते हैं, तत्कालीन जो आपके डिप्टी कमिश्नर, ये वीर नारायण सिंह को पुनः गिरफ्तार करने का क्या निकालते हैं? आदेश निकालते हैं। और इस हेतु आदेशित किया जाता है मिस्टर स्मिथ और उनकी सेना को। मैंने कहा था स्मिथ नाम बार बार आएगा। एक स्मिथ जो है, हमने पोस्ट मास्टर, रायपुर का पहला पोस्ट मास्टर भी पढ़ा हुआ है, वो अलग है। ये कैप्टन स्मिथ हैं जो वीर नारायण सिंह को फिर से गिरफ्तार करने के लिए सोना खान की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन उस समय की जो स्थिति रहती है वो वर्तमान समय जैसी नहीं रहती। सोना खान पहुंचने का मार्ग ही काफ़ी कठिन रहता है। तो जब स्मिथ वीर नारायण सिंह को फिर से गिरफ्तार करने के लिए सोना खान की तरफ बढ़ते हैं, इस दौरान सोना खान के आसपास के जो जमींदार होते हैं ये अंग्रेजों का सहयोग दे देते हैं, ये स्मिथ का सहयोग दे देते हैं। इसमें विशेष रूप से कुछ जमींदारों को याद रखना है। एक आपको याद रखना है देवरी का जमींदार, एक आपको याद रखना है बिलाईगढ़ के जमींदार जो हैं वो आपका साथ देते हैं अंग्रेजों का। भड़गांव के जो जमींदार होते हैं ये भी अंग्रेजों का साथ देते हैं। कटंगी के जो जमींदार होते हैं ये भी अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 जमींदारों को याद रखना, देवरी के जमींदार, बिलाईगढ़, भड़गांव और कटंगी के जो जमींदार हैं ये स्मिथ की सेना का या फिर अंग्रेजों का साथ देते हैं। किसको पकड़ने के लिए? सोना खान में छिपे हुए
वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए। खास बात यह है कि इन देवरी, बिलाईगढ़, भटगांव और कटंगी के जो जमींदार रहते हैं, इसमें जो देवरी के जमींदार रहते हैं ये वीर नारायण सिंह के चाचा रहते हैं। ठीक है, तो चाचा होने के बावजूद ये वीर नारायण सिंह के विरुद्ध किसका साथ देते हैं? स्मिथ की सेना का, अंग्रेजों का। इनसे जुड़ी हुई आगे हम और घटना पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने मूलतः इनके ऊपर जो है आपका फोकस किया है। तो याद रखेंगे, देवरी के जमींदार वीर नारायण सिंह के क्या थे? आपके चाचा थे। तो इन सभी जमींदारों के सहयोग से स्मिथ जो है वो आपका सोना खान पहुंचते हैं। जैसे ही वीर नारायण सिंह को पता चलता है कि अंग्रेजी सेना उनको गिरफ्तार करने के लिए सोना खान आ रही है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चित्रित करना चाहूँगा आपको। वीर नारायण सिंह जो हैं वो सोना खान को पूरी तरीके से खाली कर देते हैं और सोना खान से गांव से बाहर एक पहाड़ी रहती है, इस पहाड़ी पे अपने सैनिकों के साथ वो मोर्चा जो है वो आपका ले लेते हैं। जब स्मिथ की सेना सोना खान में प्रवेश करती है तो उनके ऊपर वीर नारायण सिंह के सैनिक जो हैं वो ताबड़तोड़ क्या करते हैं? हमला करते हैं। हालांकि स्मिथ की सेना इस हमला को आपका निष्क्रिय करते हुए सोना खान में एंटर कर जाती है। उसके बाद उस पहाड़ी पे वो सेना पहुंच जाती है जहां पे वीर नारायण सिंह अपनी टुकड़ी के साथ जो है आपका मोर्चा संभाले हुए थे। स्मिथ की सेना इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। दोनों तरफ से भीषण घमासान युद्ध होता है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी सेना ज़्यादा ताकतवर रहती है, इसीलिए वीर नारायण सिंह की सेना में जो आपके आदिवासी रहते हैं वो आपका मारे जाते हैं ज़्यादा संख्या में। इनको मरता हुआ देख वीर नारायण सिंह ये समझ जाते हैं कि हमारी जीत संभव नहीं है, इसीलिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए वीर नारायण सिंह स्मिथ की सेना के सामने क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण जो है वो आपका कर देते हैं। और आत्मसमर्पण करने के बाद वीर नारायण सिंह को फिर से क्या कर लिया जाता है? आपका गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, वीर नारायण सिंह को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है 2 सितंबर 1857 को। 27 अगस्त 1857 को ये भागे थे और लगभग देख सकते हैं कि 4-5 दिनों के बाद 2 सितंबर 1857 को इनको फिर से क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब वीर नारायण सिंह के ऊपर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। डकैती का आरोप पहले से ही था, जेल तोड़ने का आरोप पहले से ही था, अब ये ब्रिटिश सेना के ऊपर हमला करते हैं, इसीलिए वीर नारायण सिंह के ऊपर सीधे सीधे जो है देशद्रोह का आरोप लगता है। और उस समय आपके डिप्टी कमिश्नर रहते हैं कौन? चार्ल्स इलियट। ब्रिटिश शासन में मैं आपको न्याय व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ बेटा कि ब्रिटिश काल में जो सबसे बड़ा आपका न्याय अधिकारी रहता है वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो चार्ल्स इलियट जो हैं देशद्रोह के आरोप में वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा जो है वो आपका सुनाते हैं। सज़ा तो वीर नारायण सिंह को फांसी की दी जाती है, लेकिन इनको 10 दिसंबर 1857, ये तिथि सबसे महत्वपूर्ण है, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर का जो जय स्तंभ चौक है, इस जय स्तंभ चौक पर जिंदा जो है तोप से उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार वीर नारायण सिंह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते जो है वो आपके शहीद हो जाते हैं। इसलिए वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। याद कीजिए, जब मैं आपको बस्तर के बारे में, बस्तर के विद्रोह के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको 1825 में परलकोट का विद्रोह पढ़ाया था। परलकोट विद्रोह के नेता रहते हैं गेन सिंह, उनको फांसी दी जाती है 1825। तो वो घटना पहले की है, लेकिन वो केवल बस्तर क्षेत्र की घटना है, इसीलिए गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। जबकि वीर नारायण सिंह की घटना 1857, 10 दिसंबर 1857 की है और ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घटनाएं घटी उसको मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि देखिए 27 अगस्त 1857, तिथियों को याद रखिए। गिरफ्तार हुए थे 24 अक्टूबर 1856 में, जेल में रहे, रायपुर में जेल तोड़ के भाग गए। और कब भागे? 27 अगस्त 1857 को आकर के इन्होंने अपनी सेना के साथ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया।
पुनः गिरफ्तार करने के लिए चार्ल्स इलियट के आदेश पर निकले कौन? आपका स्मिथ, जिसमें सहयोग दिया देवरी, बिलाईगढ़, भटगांव, कटंगी के जमींदारों ने, जिसमें देवरी के जमींदार स्वयं इनके क्या थे? चाचा थे। और इन सभी के सहयोग से वीर नारायण सिंह को फिर से गिरफ्तार किया गया 2 सितंबर 1857 को। भागे थे 27 अगस्त 1857 को, गिरफ्तार हुए 2 सितंबर 1857 को। देशद्रोह का आरोप लगा। तत्कालीन ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट के द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इनको जिंदा तोप से उड़ा दिया गया। इनका यह बलिदान अविस्मरणीय है। इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है वो आपका शहीद कहा जाता है। सोना खान के विद्रोह में इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा विद्रोह के पहले के बातों को भी मैंने आपको बताया कि वीर नारायण सिंह के पहले सोना खान कैसे था। वीर नारायण सिंह शहीद हो चुके हैं, इनके बाद सोना खान की स्थिति क्या होती है ये भी आपको जानना है, क्योंकि आगे जो मैं विद्रोह पढ़ाऊंगा उसमें ये जाकर के कनेक्ट होता है और यहाँ से भी प्रश्न जो है आगामी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वीर नारायण सिंह के बाद सोना खान का क्या होता है। तो इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा वीर नारायण सिंह के उत्तराधिकारी के बारे में। वीर नारायण सिंह के बेटे रहते हैं कौन? आपके गोविंद सिंह। गोविंद सिंह इस पूरी घटना को देखे रहते हैं, कौन अपना कौन पराया, किस प्रकार उसके चाचा देवरी के जमींदार ने उनके विरुद्ध ही क्या रचा, षड्यंत्र रचा और अंग्रेजों का सहयोग दिया। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह की मृत्यु के बाद, वीर नारायण सिंह की शहादत के बाद उनके पुत्र जो हैं, जो गोविंद सिंह रहते हैं, इनको भी अंग्रेज क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद जो है अंग्रेज जो सोना खान की जमींदारी होती है, ये सोना खान की जमींदारी उनके देवरी के चाचा को दे देते हैं। मतलब वीर नारायण सिंह के जो आपके चाचा रहते हैं, मतलब देवरी के कौन? आपके जमींदार। नाम अगर याद रखना चाहिए तो इनका नाम रहता है महाराज साय। तो ये वीर नारायण सिंह के चाचा देवरी के जमींदार महाराज साय, जिन्होंने स्मिथ का या अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेज बोल सकते हो कि पुरस्कार के रूप में वीर नारायण सिंह के मृत्यु के बाद वहाँ देवरी के जो जमींदार होते हैं, इनको सोना खान की जमींदारी भी पुरस्कार के रूप में दे देते हैं और गोविंद सिंह को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं 1857 में ही। हालांकि 3 साल बाद गोविंद सिंह को 1860 में रिहा कर दिया जाता है, 1860 में छोड़ दिया जाता है। गोविंद सिंह जब अपने क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अब वहाँ पे सोना खान की जमींदारी पर कब्जा कर चुके हैं देवरी के जमींदार महाराज साय। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, गोविंद सिंह क्या एक्शन लेंगे, इसको आप समझेंगे दूसरे क्लास में। दूसरे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संबलपुर के विद्रोह के बारे में। अब आप सोचेंगे कि संबलपुर का विद्रोह सोना खान के विद्रोह से या गोविंद सिंह से कैसे कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है, इसीलिए आपको जानना है। फिलहाल यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि वीर नारायण सिंह की मृत्यु के बाद गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सोना खान की जमींदारी देवरी के जमींदार जो आपके वीर नारायण सिंह के चाचा रहते हैं महाराज साय को पुरस्कार स्वरूप अंग्रेज दे देते हैं। हालांकि गोविंद सिंह ज़्यादा लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं रहते हैं। 3 साल बाद 1860 में उनको क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। गोविंद सिंह जुड़ेंगे आपके संबलपुर विद्रोह के नेता सुरेंद्र साय के साथ। तो इस कहानी को या इस तथ्यों के बारे में आप अगली क्लास में संबलपुर के विद्रोह में जो है आपका समझें।